दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने वर्ष 1876 में ये शब्द गढ़ा था। इसका मतलब था भारतीयों के लिए भारत। स्वराज शब्द का इस्तेमाल देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में इस शब्द का प्रयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हसरत मोहानी ने साल 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और कांग्रेस ने वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। अगला प्रश्न है, पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया था? तो उत्तर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के संबंध में सबसे पहले जेल भेजा गया था। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है CY चिंतामणि। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटनी नामक पुस्तक के लेखक CY चिंतामणि हैं। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पुस्तक डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक पट्टाभी सीतारामैया हैं। अगला प्रश्न है, कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप जान लीजिए कि इस पार्टी की स्थापना यानी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। और ये कांग्रेस पार्टी के भीतर एक समाजवादी समूह था। इसका गठन कांग्रेस के सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों को लेकर किया गया था। स्वतंत्रता और समाजवाद इसके लक्ष्य थे। और आप जान लीजिए कि राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। 1934 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और 1948 में ये पार्टी समाप्त हो गई थी। और इसमें पूछा गया है कि कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, कौन होम रूल मूवमेंट से संबंधित था? तो सही उत्तर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था। होम रूल जो है, एक होम रूल श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया था और एक दूसरा लोकमान्य तिलक के द्वारा संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कहा कि सम्मेलन ने भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपाय और संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया था? तो ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है, जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर ये टिप्पणी की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी। ये कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशनों के बारे में ये टिप्पणी की थी कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं, एक कथन है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। ये कथन किसका है? तो
तो सही उत्तर ये कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और तिलक ने ये कथन मुंबई में वर्ष 1918 में, याद रखिएगा 1918 में दलित जाति के सम्मेलन में कहा था और उस समय ऐसी बात कहना बहुत साहस का काम था। तिलक ने सभी भारतवासियों को एक ही मातृभूमि की संतान कहा और उन्होंने कहा कि वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और सबके घर जाते थे। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर फिरोज शाह मेहता ने। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व फिरोज शाह मेहता ने किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक अच्छी सरकार कभी भी स्वशासन के लिए एक अच्छा अनुकल्प नहीं थी। ये कथन किसका है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है, जो कहते हैं कि एक अच्छी सरकार कभी भी स्वशासन के लिए एक अच्छा अनुकल्प नहीं थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के लिए राज्य सचिव का पद कब शामिल किया गया? तो सही उत्तर 1861 में। ब्रिटिश कैबिनेट में भारत के लिए राज्य सचिव का पद 1861 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकती थी। तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का प्रावधान था। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो सही उत्तर मेरठ से। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मेरठ छावनी से हुआ था और ये विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। इसे भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। मेरठ के सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कुछ गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कुछ गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ एक प्रकार से देखा जाए तो स्थानीय तौर पर कलकत्ता से हुआ था। एक और प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक मताधिकार भारत में प्रस्तावित किया गया? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक मताधिकार प्रस्तावित किया गया था। एक और प्रश्न है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसामान्य से है। उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है। ये कथन किसका है? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, जो कहते हैं कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसामान्य से है। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत है। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। याद रखिएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 18 फरवरी 1905 को लंदन में की गई थी और इसके संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ये संगठन ब्रिटिश भारत में आज़ादी के लिए कार्य करता था। इसका उद्देश्य भारत में आज़ादी के लिए ब्रिटेन में समर्थन हासिल करना था।
अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देख लीजिए। मुस्लिम लीग ने 1913 में, दोस्तों याद रखिएगा 1913 में मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने 1913 में स्वशासन या होम रूल को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। अगला प्रश्न है मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। ये कथन किसका है? तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। वो कहता था कि मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाने की रही है। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी आप जानते हैं भारतीय क्रांतिकारी पार्टी थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। इसके संस्थापक सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल थे। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो सही उत्तर 1916 में। अगला प्रश्न है भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया किस अधिनियम के द्वारा? आपको बताना है। तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है या जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना 1919 में हुई थी। तो प्रश्न ये है कि 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वो जानी जाती है। तो ये समिति थी हंटर समिति। अगला प्रश्न है लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय। लाल बाल और पाल ये कांग्रेस के उग्रपंथी या उग्रवादी या देखा जाए गरम दल के प्रमुख नेता थे। इनमें से केवल लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के एजेंडा में कार्यक्रमों में क्या शामिल नहीं था? आप जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन के एजेंडे में ब्रिटिश सरकार से आज़ादी हासिल करना, ब्रिटिश शासन का विरोध करना, आत्मनिर्भरता हासिल करना। इस आंदोलन का मकसद था अंग्रेज़ों की ताकत कमज़ोर करना और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। इसमें कानूनों की अवमानना करना शामिल नहीं था। एक प्रकार से इसमें ब्रिटिश सरकार से नाता तोड़ना, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियों और सम्मानों को त्यागना, विद्यालय कॉलेज और न्यायालयों का बहिष्कार करना, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, खादी को बढ़ावा देना, स्थानीय हस्तशिल्प का इस्तेमाल करना शामिल था। इसमें कानूनों की अवमानना शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर किसने ये टिप्पणी की कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। जब 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने ये टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो ये था काउंसिल में प्रवेश। एक और प्रश्न है कौन स्वराज पार्टी से संबंधित थे? तो याद रखिएगा CR दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर BS मुंजे, डॉक्टर MR जयकर, ये सभी व्यक्तित्व स्वराज पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है जून 1924 में गठित शासन सुधार जांच समिति यानी रिफॉर्म्स इंक्वायरी मूडीमैन कमेटी के सदस्य कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ये शासन सुधार जांच समिति के सदस्यों में शामिल थे। अगला प्रश्न है जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा जांच समिति यानी सिविल डिसओबीडियंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है हकीम अजमल खां। याद रखिएगा दोस्तों, हकीम अजमल खां 1922 में गठित सविनय अवज्ञा जांच समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है काउंसिल प्रवेश के प्रश्न पे निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिवर्तनवादी वर्ग का सदस्य नहीं था? तो सही उत्तर है सरदार पटेल।
काउंसिल में प्रवेश के प्रश्न पर परिवर्तनवादी वर्ग के सदस्यों में सरदार पटेल शामिल नहीं थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चक्कर लगाने वाली देशभक्ति यानी पैट्रियाटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग किस पार्टी के लिए किया गया? तो सही उत्तर स्वराज पार्टी के लिए चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1924 में। 1924 में बेलगाम, जिसे कर्नाटक का बेलगावी कहा जाता है, यहाँ पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मात्र एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेलगांव में अधिवेशन आयोजित किया गया था। ये कांग्रेस का 39वां कॉन्फ्रेंस था। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो भूमि कर में अधिक वृद्धि के विरुद्ध था गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन। अगला प्रश्न है किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के फलस्वरूप उभरा था। अगला प्रश्न है नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई थी? तो सही उत्तर है सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। ये संस्तुति नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 की है। आप जानते हैं कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए संविधान के मसौदे का प्रस्ताव था। इसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने तैयार किया और इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता में तैयार कराया था। उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू इस रिपोर्ट के सचिव थे। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थीं कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाए, भारत में संघीय सरकार हो, विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं, भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न किया जाए, भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई प्रांत न बनाए जाएं और भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई प्रांत बनाए जाएं, राज्य और धर्म को अलग रखा जाए और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये नेहरू समिति रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थी। अगला प्रश्न है कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? तो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स की बात सबसे पहले लिखित रूप में नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 में आया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया था, जो दृष्टिगोचर होता है किसमें? तो उत्तर है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने जो प्रयास किया था वो नेहरू रिपोर्ट में दृष्टिगोचर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया? तो 1929 में। भारत को पूर्ण आज़ादी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने रखी थी? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को पूर्ण स्वराज या पूर्ण आज़ादी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की मांग सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कब? तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता या सभापतित्व में हुआ था, इसमें कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो उत्तर है 12 मार्च 1930 को। याद रखिएगा नमक कानून के उल्लंघन के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया था। अगला प्रश्न है किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी। अगला प्रश्न है भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है मोहम्मद इकबाल ने। भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखिए लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप किन व्यक्तियों को फांसी दी गई थी?
तो सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है 1932 के कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी ने 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया था। अगला प्रश्न है कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो स्वशासन। स्वशासन जो है गांधी जी के स्वराज की अवधारणा है। अगला प्रश्न है गांधी जी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वो क्या था? तो उत्तर है पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। यद्यपि गांधी जी और नेहरू के विचारों में काफ़ी भिन्नता थी, लेकिन जिस बात पर उन दोनों लोगों में सहमति थी वो था पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था कब से? तो नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना कहाँ घटी थी? तो ये घटना लाहौर में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान रखा गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या व्यवस्था की गई थी? तो एक अखिल भारतीय संघ के जो है निर्माण का प्रबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ये जो है संविधान निर्माताओं ने संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार प्राप्त किया था या ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दासता का चार्टर कहा था? तो सही उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दासता का चार्टर कहा था। अगला प्रश्न है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो बाबू जगजीवन राम। ये भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत त्यागपत्र दे दिया था, क्यों? तो इसका कारण था कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने पद त्याग कर दिया था और इसलिए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। विनोबा भावे को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लीजिए कि महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम व्यक्ति के रूप में चुना। जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही के रूप में शामिल किए गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब आवाज़ उठाई थी? तो 1940 में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो सही उत्तर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था।
अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था? तो उत्तर है क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था कब? तो ये अगस्त 1942 में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है और यही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था। कांग्रेस समिति ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ आपको बताना है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो आप जान लीजिए 8 अगस्त 1942 को, और ये आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो अरुणा आसफ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण सक्रिय महिला कार्यकर्त्री थी। अगला प्रश्न है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ, यानी डिवाइड एंड गो? तो ये सही उत्तर है कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ। अगला प्रश्न है, बेबेल योजना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबेल द्वारा सुझाई गई थी किस वर्ष में? तो बेबेल योजना 1945 की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह स्थान जहां नौसेना यानी रॉयल नेवी ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था? तो ये बम्बई यानी मुंबई में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले चुने हुए अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी, उसमें उनका सरकारी पद नाम क्या था? तो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। जो अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी उसमें उनका सरकारी नाम उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना या इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि जब ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।